नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉपिक के क्लासेस में। आज हम लोग देख रहे हैं पेपर 1 हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसका सब टॉपिक है विश्वविद्यालय आयोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था और गुलाम भारत के शिक्षा व्यवस्था को देखा, जो एक एक वीडियो करके हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग स्वतंत्र भारत के शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा को संचालन करने के लिए, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो आयोग बने, वो बहुत सारे आयोग है, बहुत सारे कमीशन है। उस आयोग को, उस कमीशन को यूजीसी नेट, जेट और सेट में आपका पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्वविद्यालय आयोग 1948। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे देश के ज्ञाताओं ने एक शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले जितने भी व्यवस्थाएं बनी थी वो सब अंग्रेज के दिया हुआ था और कहीं न कहीं वे अपने स्वार्थ के लिए बनाए हुए थे। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय सोच के अनुसार उन्होंने बहुत कम काम किया। इसलिए जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो पहला जो आयोग बना, पहला जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग बना, उस आयोग का नाम है विश्वविद्यालय आयोग 1948। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि मैं पेपर 1 का अभी तैयारी करवा रहा हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तो यह जो है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। तो फर्स्ट में लिखेंगे पहला शिक्षा आयोग है। पहला शिक्षा आयोग हो गया, स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा आयोग है, जो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही हुआ है। राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय को सुधार करने के लिए ये आयोग बना हुआ था और उसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन। जैसा कि आप लोगों पिछले वीडियो में देखे थे कि जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं के नाम पर आयोग के नाम रखा जाता था। तो इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि इसका अध्यक्ष हैं राधा कृष्णन। उस समय के बहुत बड़े शिक्षाविद माने जाते थे राधा कृष्णन, तो ये अध्यक्ष रहे। और इसमें जो कमिटी था, इसमें कमिटी के सदस्यों की संख्या, इस कभी कभी पूछा जाता है कि सदस्य इसमें कितने थे, तो सदस्यों की संख्या, यह जो आयोग बना था, इस आयोग में सदस्यों की संख्या था 10 और 10 में से किनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो राधा कृष्णन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब गठन किया गया इस आयोग को, राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग की गठन कब हुई? तो गठन इसका याद रखिए कि 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को गठन 4 नवंबर 1948 ईस्वी को इसका गठन हुआ। फाइनल रिपोर्ट, यह गठन करने के बाद इसका जो फाइनल रिपोर्ट आया वो 25 अगस्त 1900 रिपोर्ट इसका जो फाइनल रिपोर्ट आया 25 अगस्त 1949। तो इसका जो रिपोर्ट आया 25 अगस्त 1949 ईस्वी को रिपोर्ट आया, फाइनल रिपोर्ट आया, और यह 747 पृष्ठों में रिपोर्ट आया था। हम कह सकते हैं कि 747 पृष्ठ का था, 747 पृष्ठों का था या 747 पेज का यह जो रिपोर्ट आया 25 अगस्त 1949 ईस्वी को। इसका उद्देश्य पूछा जाता है कि गठन का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग के गठन का क्या उद्देश्य है? तो गठन का इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा संबंधी समस्याओं को पता लगाना। गठन का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा संबंधी समस्याओं को पता लगाना कि उच्च शिक्षा में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखना, उन समस्याओं को अध्ययन करना और उसका रिपोर्ट देना था। इस विद्यालय का, इस आयोग का मुख्य काम यही था। अब हम देखते हैं कि इस आयोग जब गठन किया गया तो इस आयोग के क्या क्या सुझाव हुए थे।
सुझाव से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं नेट में, सेट में, जेट में, आपको बहुत बार इस टॉपिक से आए हुए हैं। इसके अलावा जो आप जितने भी शिक्षा क्षेत्र से जाना चाहेंगे, जितने सीटेट जेटेट जितने भी हैं जो शिक्षा से संबंधित है, वो सभी में आपको ये पूछ दिया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे गंभीरता पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसका गठन का उद्देश्य था उच्च शिक्षा संबंधी समस्याओं का पता लगाना, और इस आयोग के क्या सुझाव आया, आप टॉपिक देंगे, हेडिंग देंगे कि आयोग के सुझाव। विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव क्या क्या आया 25 अगस्त 1949 ईस्वी को, क्या क्या आया आप देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने शिक्षकों पर रिसर्च किया और शिक्षकों को 4 भागों में बांटा। शिक्षकों को 4 भागों में बांटा। शिक्षकों को 4 भागों में बांटा। पहला जो शिक्षक का जो टाइप्स बताया इन्होंने, प्रोफेसर यानी जो पहला जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं उनको फर्स्ट रैंक में रखा गया, प्रोफेसर को रखा गया। इनका भी कैटेगरी बांटा गया था, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है सिर्फ कि कितने भागों में शिक्षकों को बांटा गया था। तो पहला जो कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी पर रखा गया प्रोफेसर को। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी रखा गया, उनको बताया गया पाठक। सेकेंड कैटेगरी वालों को रखा गया पाठक, और थर्ड कैटेगरी की जो शिक्षक रखा गया उसको लेक्चरर बोला गया, व्याख्याता बोला गया, व्याख्याता, लेक्चर। और फोर्थ जो कैटेगरी है जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे उनको प्रशिक्षक के रूप में कहा गया है। प्रशिक्षक के रूप में इनको डिफाइन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार शिक्षकों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था, तो शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, आपको 3 इसमें से उठा के दे देगा, कोई एक अलग हटा देगा इसमें से। तो आपको 4 ये चीज याद रहना चाहिए कि फर्स्ट में कौन था, सेकंड में कौन था, थर्ड में कौन था और फोर्थ में कौन था। इस सीक्वेंस को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों के संबंधी इन्होंने कहा कि जो शिक्षक का जो रिटायरमेंट है, शिक्षक का जो रिटायरमेंट है 60 साल, वो 60 साल से बढ़ा दिया जाए। तो 60 साल से 64 साल तक शिक्षकों के रिटायरमेंट की इन्होंने सिफारिश की थी राधाकृष्णन आयोग के अनुसार, या विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार शिक्षक के जो रिटायरमेंट का जो उम्र था 60 साल से बढ़ाकर 64 साल करने की बात कही गई थी। कार्य की बात करें कि शिक्षक कितने दिन कार्य करेंगे विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विद्यालय कितने दिन कार्य करेंगे, तो सप्ताह में कहा गया कि आप सप्ताह में 18 घंटा काम करवाइए। 18 घंटा इनसे काम करवाया जा सकता है। और एक वर्ष की बात करें, एक वर्ष में तो इनके कार्य दिवस के अनुसार, जो विद्यालय के कार्य दिवस है, जो यूनिवर्सिटी के कार्य दिवस हैं, तो 180 दिन कार्य दिवस होना चाहिए। 180 दिन कार्य दिवस। छुट्टी वगैरह छोड़ के ये नहीं कि 365 दिन में आपका 180 दिन कॉलेज चलने चाहिए, यूनिवर्सिटी चलने चाहिए। ये इनके अनुसार, ये इस आयोग के अनुसार ये सिफारिश किया गया था कि सप्ताह में 18 घंटा चलना चाहिए और एक वर्ष में टोटल 180 दिन चलना चाहिए, तभी ये अच्छा विद्यालय की गुणवत्ता मानी जाएगी। अब हम देखते हैं, इन्होंने कहा कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद बच्चों को, विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में नामांकन, महाविद्यालय में नामांकन की बात कही गई थी। जैसा कि अभी हो रहा है, हम लोग अभी की जो सिस्टम है वो 12 पास करते हैं, विद्यालय से, स्कूल से पास करते हैं, तब हम लोग के जाके कॉलेज में नाम लिखाता है, यूनिवर्सिटी में नाम लिखाता है। इन्होंने ही ने ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था और इन्होंने कहा कि 12 वर्ष कंप्लीट करने के बाद, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बच्चों को महाविद्यालय में नामांकन होना चाहिए। इन्होंने महाविद्यालय और विद्यालय के छात्रों की संख्याओं को भी डिफाइन किया।
तो विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या इन्होंने यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में छात्र की संख्या मैक्सिमम 3000 होनी चाहिए, मैक्सिमम 3000 होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी में। उसमें जो सुझाव था कि एक यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या मैक्सिमम होना चाहिए 3000 होना चाहिए। और इन्होंने कॉलेज में कहा कि कॉलेज में 1500 होने चाहिए, कॉलेज में 1500 होने चाहिए और यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 3000 होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा को भी बांटा, शिक्षा को भी कई भागों में बांटा। इन्होंने उच्च शिक्षा को 3 भागों में बांटा, उच्च शिक्षा को 3 भागों में बांटा। उच्च शिक्षा को इन्होंने 3 भागों में बांटा। इनके अनुसार यदि कोई ग्रेजुएशन करेगा तो उसका ड्यूरेशन होगा 3 इयर्स होंगे, 3 इयर्स। यानी स्नातक पास करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया कि 3 साल के स्नातक होना चाहिए। यदि 3 साल तक बच्चा पढ़ता है तो उसको हम ग्रेजुएशन की डिग्री दे सकते हैं 12 के बाद। और पीजी के इन्होंने कहा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहा कि 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना होगा। इसके बाद रिसर्च की इन्होंने कहा, रिसर्च के खोज के अनुसंधान के बारे में बात करा। रिसर्च इन्होंने कहा 2 ईयर मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। कम से कम आपको 2 साल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नामांकन होगा तभी आप 2 साल की शिक्षा कंप्लीट करेंगे, तब आपको रिसर्च डिग्री मिलेगा। मैक्सिमम ऐसे 4 साल 5 साल हो सकता था, लेकिन आपको मिनिमम 2 साल का डिग्री होगा तभी आपको रिसर्च का डिग्री मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने वोकेशनल शिक्षा की भी बात किया। इन्होंने वोकेशनल शिक्षा को भी बात किया कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार वोकेशनल शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार वोकेशनल शिक्षा को 6 भागों में बांटा गया। तो व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने 6 भागों में बांटा। कौन कौन 6 भाग था तो आप लिख सकते हैं। पहला है एग्रीकल्चर शिक्षा, कृषि शिक्षा इन्होंने कहा। इसके अलावा इन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षा कहा। तीसरा इन्होंने कहा मेडिकल शिक्षा कहा, यानी चिकित्सा शिक्षा की इन्होंने बात कही। चौथा इन्होंने बात किया वाणिज्यिक शिक्षा, यानी कॉमर्शियल शिक्षा के बात कहा। पांचवा इन्होंने कहा अध्यापक प्रशिक्षण। यदि आपको शिक्षक बनना है तो अध्यापक का भी ट्रेनिंग लेना होगा तभी आप शिक्षक बनेंगे। और छठा जो इन्होंने अंतिम जो कहा वो कानूनी शिक्षा यानी लॉ शिक्षा के बात इन्होंने कही। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया तो 3 भागों में बांटा गया। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा तो व्यावसायिक शिक्षा को 6 भागों में इन्होंने बांटा। अब आते हैं इन्होंने ये भी सिफारिश किया कि जो बच्चे दिन में काम कर रहे हैं, जो बच्चे नौकरी पेशे वाले हैं, उनके लिए भी शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने सुझाव दिया सायंकालीन पाठशाला, यानी सायंकालीन इवनिंग में जो क्लास चलेगा, इवनिंग में भी क्लास चलेगा। इन्होंने सिफारिश किया कि वैसे बच्चे जो दिन में काम करते हैं और भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इवनिंग शिफ्ट में आप काम चलवाइए, इवनिंग शिफ्ट में काम करवाइएगा, इवनिंग शिफ्ट में क्लास चलवाइएगा तो बच्चे अधिक से अधिक बच्चे पढ़ लेंगे। तो सायंकालीन कक्षा की शुरुआत या सायंकालीन शिक्षा के सुझाव किसने दिया तो विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार
राधाकृष्णन आयोग के अनुसार। इन्होंने यूजीसी का गठन किया। इन्होंने यूजीसी, जो नेट एग्जाम अभी ले रहा है, नेट एग्जाम लेता है, वो यूजीसी लेता है। तो यूजीसी का गठन किसने करवाया, यूजीसी के सिफारिश किसने करवाया, तो विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन आयोग। उच्च शिक्षा को संचालित करने के लिए, कॉलेज की मान्यता देने के लिए, यूनिवर्सिटी को मान्यता देने के लिए यूजीसी ऑथराइज है। अभी भी वही नियम है कि किसी कॉलेज को, मान्यता प्राप्त कॉलेज को, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को यूजीसी पहले सर्टिफिकेट देता है, तभी उस कॉलेज का वैलिड होता है, तभी उस कॉलेज का मान्यता प्राप्त मिलता है, तभी यूनिवर्सिटी का मान्यता मिलता है। तो इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में यदि सुधार करना है तो अपने मन से कॉलेज, अपने मन से यूनिवर्सिटी नहीं खोलना होगा, उसके लिए एक ऑथराइज संस्था का बनाना होगा, और ऑथराइज संस्था होगा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए और उसके अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यों को निष्पादित किया जाए, विश्वविद्यालय उसके अनुसार डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन में काम करे। हालांकि यूजीसी का गठन हुआ वो 1953 में यूजीसी का गठन किया गया, लेकिन संवैधानिक रूप से यूजीसी का गठन 1956 में किया गया। संविधान में प्रस्ताव लाया गया था 1956 में, और 1956 के अनुसार आपका संवैधानिक रूप से यूजीसी को मान्यता मिला भारत सरकार के द्वारा। यूजीसी को हम डिटेल पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी अब फिलहाल आया है टॉपिक तो जान जाइए कि यूजीसी की सिफारिश किसने किया था, तो विश्व राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश किए थे। इन्होंने सभी छात्रों के लिए एनसीसी का सुझाव दिया कि सभी छात्र को, जितने भी कॉलेजेस में पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्रा हैं, सभी को एनसीसी करवाओ। इनका कंसेप्ट था कि सभी लोग एनसीसी करेंगे। बहुत सारे एनसीसी में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बहुत सारे आपका कार्य होता है एनसीसी का, तो उनको सिखाने से हमारा देश के प्रशासनिक कार्यों में भी इनसे मदद ले सकते हैं, या आपदा में भी इनसे मदद लिया जा सकता है। क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास सैनिक बहुत कम थे, अपना सैनिक बहुत कम था, तो इनकी मदद ली जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रों को एनसीसी करवाओ। इसके अलावा इन्होंने उच्च शिक्षा को पहले उच्च शिक्षा जो था वो राज्य सूची में था, राज्य इसका डायरेक्शन कर देता था, राज्य संचालित करता था यूनिवर्सिटी को, लेकिन इन्होंने सिफारिश किया कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, समवर्ती सूची में रखा जाए। हालांकि समवर्ती सूची 1976 में इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1976 में समवर्ती सूची को उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया, लेकिन ये सिफारिश किया गया था आपका इस आयोग के अनुसार, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार, विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार। तो आपका ये विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन आयोग से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे जो आपको बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।